ये दावा किया जा रहा है और जिस तरीके से बदायूं में ये दावा शुरू हुआ है वो कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया और यही एक बड़ी वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि हरिहर तो झांकी था, दरअसल नीलकंठ मंदिर अभी बाकी है। संभल में जामा मस्जिद या फिर हरिहर मंदिर, अजमेर में दरगाह या शिव मंदिर, और अब बदायूं में जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव मंदिर। ये तीन सवाल इन दिनों अदालतों से लेकर सड़कों तक खूब गूंज रहे हैं। संभल के सवाल का जवाब जानने की कोशिश में 4 लोगों की जान तक चली गई, जबकि अजमेर में तो इस एक सवाल ने अदालतों को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सवालों के बीच अब बदायूं में तीसरा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर है? फिलहाल इस सवाल का जवाब जानने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने कोर्ट का रुख किया है। हिंदू महासभा की ओर से पूजा करने की अनुमति के लिए कोर्ट से गुहार लगाई गई, जबकि इंतजामिया इसको खारिज कर रही है। उनका कहना है कि हिंदू सभा इसमें वादी नहीं हो सकती। नीलकंठ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है, ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत करी गई है और उस पर विपक्षी गण जो भी हैं उन्होंने ऑर्डर 7/11 की एप्लीकेशन वाद की पोषणीयता न होने के संबंध में प्रस्तुत की है। 3 तारीख के लिए समय लिया गया है। 3 तारीख को अब आगे की शेष बहस शुरू हो। नीलकंठ महादेव का नाम जामा मस्जिद में मेंटेनेबिलिटी पे लगी हुई थी तारीख। मेंटेनेबिलिटी पे उनकी जो है हमारे 7/11 की हमारी दरख्वास्त है, जिसमें हमने ये कहा ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है, कि इन्हें वाद कारण भी प्राप्त नहीं है कोई, और जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया उन्हें मुकदमा दायर करने का हक भी नहीं है। और मुकदमा मंदिर जो है मस्जिद तो नहीं है, इन्होंने अपनी खुद प्लेंट में जो हमें पार्टी बनाया है उसमें ये कहा है कि तोड़ के मस्जिद बनाई, लिहाजा जो इन्होंने दावा किया है निषेधाज्ञा वो चलने योग्य नहीं है। ये मामला 2022 में तब शुरू हुआ जब अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। उन्होंने यहां पूजा अर्चना की अनुमति के लिए याचिका भी दायर की थी। उधर हिंदू महासभा के दावे को इंतजामिया कमेटी ने खारिज किया है। उनका कहना है कि हिंदू सभा इसमें वादी नहीं हो सकती। मस्जिद तोड़कर 850 साल पहले बनाई गई थी, मंदिर का कोई अस्तित्व तो नहीं है। हम अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है और सारे साक्ष्यों सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और ये लोग चाहे बदायूं से ही चाहे हाई कोर्ट से ही चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, हम इन अपने सबूतों के आधार पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हमें अदालत से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबसे न्याय मिलेगा। मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज़ दाखिल किया है। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर दिया है कि सूट मेंटेनेबल नहीं है। इस मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने कराया था, स्लेव डायनेस्टी में हुआ था, गुलाम वंश में, और उन्होंने जो है इसे ये कह दिया कि गुलाम जो है मुग़ल आक्रांता ने इसे कराया, जबकि उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान भी नहीं है कि स्लेव डायनेस्टी और जो है मुग़ल आक्रांता में क्या फ़र्क है, उनके क्या पीरियड्स थे। सोमवार को सरकारी पक्ष और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में सरकार की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जा चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक का मामला 2022 में सामने आया था, यानी ये पूरा मामला हाल फिलहाल का नहीं है। सोमवार की सुनवाई के बाद आज एक बार फिर इस पर अदालत इंतजामिया कमेटी की दलीलें सुनेगी और देखना होगा कि कोर्ट का आखिर क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए बात अब संभल की करते हैं, जो कि सियासी पर्यटन का केंद्र बन चुका है। एक तरफ पुलिस जहां ताबड़तोड़ एक्शन करती हुई नजर आ रही है, आरोपियों की धरपकड़ हो रही है, एक एक आरोपी तक पहुंच रही है पुलिस, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतु कुछ सियासतदान हैं जो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि न्यायिक आयोग की टीम भी पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल जारी है और पुलिस चुन चुन कर जो आरोपी है, जो अपराधी है, उन्हें अब पकड़ रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि एक भी जो आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। हालांकि जो सियासतदान है वो अपनी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ठहरिए, अपने कदमों को थोड़ा विराम दीजिए, थोड़ी लंबी गहरी सांस लीजिए। सियासी तवे पर सियासत की रोटी को कुछ देर बगल में रखी शांति की तस्तरी में रख दीजिए, क्योंकि संभल अब शांत हो रहा है। अमन और चैन अब तक वहां जिस सुकून की तलाश में थे, उसकी खुशबू फिजाओं में महकने लगी है। संभल हिंसा और उसमें मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने की आड़ में अपनत्व की अंगीठी को गर्म करने वाले राजनेताओं से ये सवाल है कि क्या वाकई वो संभल में शांति स्थापना होता देख खुश नहीं है, और अगर वाकई सियासत के बहाने को तलाश कर अपने मतलब की गठरी को कंधे पर लाद कर आप संभल में आना ही चाहते हैं, तो बस थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। आपने अब तक संभल के लोगों के मुंह से एक बार भी सुना हो कि वो चाहते हो कि अखिलेश यादव उनसे मिलने आए, वो चाहते हो अजय राय उनसे मिलने आए, वो चाहते हो कि मौलाना तौकीर रजा उनके दुख दर्द को बांटने पहुंचे? नहीं ना। तो फिर संभल में सियासी पर्यटन को लेकर आखिर जिद क्यों? संभल में पुलिस की टीम पर भीड़ ने जानलेवा हमला किया, जमकर आगजनी, उपद्रव, तोड़फोड़, बवाल और पथराव हुआ, लेकिन सियासी मामले को सियासी चश्मे से देखने वालों को अब तक ये कहीं नजर नहीं आया, और अगर कुछ आया भी तो बस वो बेतुके बयान, जिन बयानों का संभल की शांत होती फिजा से शायद कुछ लेना देना ही नहीं है। संभल की स्थिति पुलिस और प्रशासन और लखनऊ में बैठे हुए सरकार के लोगों ने खराब की है। लोकतंत्र में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो जा सकता है, लोगों से मिल सकता है, वहाँ पर मौतें हुई हैं, दंगा हुआ है। संभल की स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है, और क्या छुपा रही है सरकार? सुना आपने, जूही रजा ने इन आरोपों को भी बीजेपी के ही कंधे पर मढ़ दिया, जबकि सर्वे कोर्ट की परमिशन के बाद हो रहा था। सर्वे की टीम को कोर्ट ने भेजा था। पुलिस सर्वे टीम की हिफाजत और हालात न बिगड़े उसके लिए तैनात थी। समाजवादी पार्टी की लॉबी में बयानवीरों की लंबी लिस्ट है, और ऐसे मामलों में एसटी हसन का बयान न आए तो भला ऐसा कैसे संभव है? ये तो इन्होंने बैन लगा रखा है 10 तारीख तक, और मेरा ख्याल यही है कि लोग बाग अगर किसी दुख दर्द में शामिल होने जा रहे हैं तो कोई हिंसा करने थोड़ी जा रहे हैं। इसको तो सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा फार्मूला इनके पास है नहीं। बयानवीरों में सिर्फ सपा ही नहीं, कांग्रेस के भी बयानवीर इस कतार में शामिल हो रहे हैं। बहाना ये कर रहे हैं कि हालात वहाँ साजगार नहीं है। संभल इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है, सारी दुकानें वहाँ खुल चुकी हैं, और अभी भी किसी को रोका जा रहा है तो सिर्फ इसलिए कि वहाँ से सच निकल कर के बाहर ना आए और ये ना पता लगे कि सरकार ने किस तरह इस फसाद को कराने में हाथ बटाया है। बयानवीरों के ये बयान, और अब खुलकर सामने आता सच। पुलिस दंगाइयों की पकड़ में जुटी है, लेकिन सियासतदान
संभल सफारी पर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। आखिर शांत होते संभल से इन्हें दिक्कत क्या है? आखिर पुलिस पर जानलेवा हमला करने वालों को सपा और कांग्रेस शूरवीरों की तरह क्यों तवज्जो देने में जुटी है? आखिर इस सियासी टूर को लेकर इतनी छटपटाहट क्यों है? आखिर क्यों पुराने ठर्रे पर लौट रहे संभल से इन सियासतदानों को इतना परहेज है? आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे और बढ़ेंगे अब और बात करेंगे संभल में हरिहर मंदिर होने के तमाम साक्ष्य आपने अब तक देखे होंगे, लेकिन संभल में हरिहर मंदिर होने को लेकर के एक और दावा सामने आया है, जहां संभल के गुरुद्वारे में हमारी टीम की मुलाकात हुई सूरज सिंह से। उन्होंने क्या कुछ दावा किया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। संभल के शाही जामा मस्जिद के विवाद के बीच जो लगातार हिंदू मंदिर होने के दावे किए गए, तो उधर मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच अब हम आ पहुंचे हैं संभल के गुरुद्वारे में। लेकिन ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, सिख धर्मगुरु क्या कहते हैं इस बात को लेकर? आज के दिन देखिए हम ग्रंथी जी के साथ बैठ रहे हैं, सिख धर्मगुरु हमारे साथ हैं कि आखिर ग्रंथ में किन बातों का उल्लेख किया गया है और ये क्या कहते हैं यहाँ के इस विवाद को लेकर। सुनते हैं जी सर, बताइए। दसम ग्रंथ में धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज हरि मंदिर का इन्होंने उच्चारण कर गए थे पंक्ति, पल भाग पाया यह संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी अवतार यहाँ पर गुरु नानक देव जी के रूप में जन्म लेंगे, यहाँ पर आएंगे, पूजा करेंगे। क्योंकि संभल में ये संभल जो जगह है ना, बहुत ऐतिहासिक जगह है, बहुत भागा वाली जगह है और यहाँ पर पाप ज़्यादा हो रहे हैं। पाप को ना सहते हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज यहाँ पर अवतार होंगे और ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने हाथों से उच्चारण दसम ग्रंथ में किया था और दसम ग्रंथ में इनका विराजमान है श्री हजूर साहिब। तो हम गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मत्था टेका था तो आज्ञा पय काल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और चलिए बात महाराष्ट्र की करते हैं, किस्सा कुर्सी का। जी हाँ, तख्त तैयार है, ताज तैयार है, लेकिन ताजपोशी किसकी होनी है यह अभी भी सवाल बना हुआ है। और 9 दिन बीत गए हैं ऋतु, लेकिन 9 दिन बाद भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर महाराष्ट्र की ताज पर किसको मिलने वाला है और ताजपोशी किसकी होने वाली है। लेकिन इस बीच देखिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए और उसके बाद ये लगातार कहा जा रहा है कि अब कोई सरप्राइज नहीं होने वाला है और लगभग जो नाम है उसको फाइनल कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए।